नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास यूपी पीजीटी के पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित है। तो आज का पहला प्रश्न है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति क्या होगी? तो विकल्प में है आचरण, उपासना, सिद्धावस्था या फिर सत्य बोध। इसको क्रम में लगाना है, पहले कौन सा जो है किस क्रम में आएगा। और विकल्प बी है सत्यबोध, आचरण, उपासना और सिद्धावस्था। तीसरा विकल्प है आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। सत्यबोध, उपासना, आचरण और सिद्धावस्था। तो सबसे लास्ट में जो है सिद्धावस्था ही आता है। तो पहले नंबर पे क्या आता है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा, पहले नंबर पे आएगा आचरण, उपासना, सत्यबोध, फिर लास्ट में आएगा सिद्धावस्था। ये क्रम इसका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। अगला प्रश्न है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। तो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो विकल्प में है राम प्रसाद निरंजनी, जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू तोताराम या फिर सदासुखलाल। तो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक जो हैं बाबू तोताराम हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक होता है भाषा संवर्धनी सभा और दूसरा है कविता संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन है? तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कविता संवर्धनी सभा के संस्थापक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये 2 चीज़ें हैं अलग अलग। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो विकल्प में है डॉक्टर किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय या फिर जगदीश गुप्त। तो जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरीलाल गुप्त। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने जो है जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किया है। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो है गारसा दासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन का किसने किया है? किशोरीलाल ने। और गारसा दासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ये हो जाएंगे, इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है, कौन सा है? तो विकल्प में है क्वासी, रश्मिरेखा, उर्मिला या फिर कुमकुम। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य है कुमकुम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं सन 1918 ईस्वी से ही पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी, लेकिन उन्होंने उनको विधिवत प्रकाशित कराने का कोई प्रयास नहीं किया था। कुमकुम जो है 1939 में इनका पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। उर्मिला काव्य को उन्होंने 1934 में ही पूरा कर लिया था। उर्मिला जो उनका काव्य है उसको किसने पूरा किया था? तो 1934 में ही पूरा कर लिया था, किंतु उसका प्रकाशन जो है 1975 ईस्वी में हुआ है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं जैसे अपलक, रश्मिरेखा, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के। इन्होंने प्रभा एवं प्रताप
पत्रों का संपादन भी किया है और देश के स्वाधीन होने पर ये पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है पादरी F.E.K, पादरी एडविन ग्रिप्स, या फिर गारसा दत्तासी, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक जो हैं पादरी एडविन ग्रिप्स हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। यह इतिहास ग्रंथ जो है 1918 ईस्वी में लिखा गया था और इससे मिलता जुलता एक और इतिहास ग्रंथ है जिसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो 1920 में प्रकाशित हुआ था। यह किसकी रचना है? ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो ए है रचना पादरी F.E.K का है। यह यहाँ स्केच की जगह हो जाएगा और ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, यहाँ पे हो जाएगा हिस्ट्री। आप लोग समझ रहे होंगे, लिखने में बहुत टाइम चला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो विकल्प में है फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, या फिर प्रेम माधुरी। तो हिंदी भाषा के प्रबल हिंदीवादी के रूप में सामने आने वाले कवि जो हैं भारतेंदु जी ने उर्दू शैली में कविताएं लिखी हैं और काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा को ही इन्होंने उपयुक्त माना है। लेकिन खड़ी बोली में इन्होंने भी कुछ रचनाएं की हैं जिसमें आता है फूलों का गुच्छा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला, फूलों का गुच्छा जो है। और एक अन्य रचना है जो है दशरथ विलाप, दशरथ विलाप तथा फूलों का गुच्छा, ये कविताएं इन्होंने खड़ी बोली में लिखी है। इनकी अब अन्य काव्य कृतियों के नाम बता दें तो उसमें है इन्होंने लिखा है प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवाड़ी, वेणु गीत, ये सब इनके उल्लेखनीय कविताएं हैं। अगला प्रश्न है काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? तो विकल्प में है रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य। इसका सही क्रम क्या होगा? पहले नंबर पे तो रस आएगा, रस के बाद क्या आएगा? ध्वनि या फिर अलंकार, अलंकार पहले आएगा या फिर इसको सही क्रम में लगाना है। तो चलिए इसको लगाते हैं। पहले नंबर पे आएगा रस, फिर दूसरे नंबर पे अलंकार, तीसरे नंबर पे रीति, चौथे नंबर पे वक्रोक्ति, पांचवें नंबर पे ध्वनि और छठे नंबर पे आएगा औचित्य। ये क्रम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं जिनका समय प्रथम ईस्वी पूर्व है, ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी। अलंकार संप्रदाय की स्थापना भामा ने की है जिन्होंने छठी शताब्दी में की थी। रीति संप्रदाय की स्थापना वामन ने की थी जो 9वीं शताब्दी में की थी। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक जी हैं और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं जिनका समय 11वीं शताब्दी है। तो एक क्रम हो जाएगा इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है वेपथु कैसा अनुभाव है? तो विकल्प में है आंगिक, वाचिक, सात्विक या फिर बौद्धिक। तो वेपथु जो है यह वाचिक अनुभाव है, तो विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा वाचिक। अगला प्रश्न है उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? तो विकल्प में है एकार्थता, अनेकार्थता, स्वार्थता या फिर अर्थ निरपेक्षता।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति अर्थ होता है निरपेक्षता। निरपेक्षता, तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा निरपेक्षता। अगला प्रश्न है रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है, ये बताना है। तो विकल्प में है अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की या फिर जापानी। तो रिक्शा शब्द जो है, रिक्शा, यह जापानी शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 जापानी शब्द। जापानी भाषा का एक अन्य शब्द है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है इम्पान। इम्पान भी है। विदेशी शब्दों में पढ़े लिखे लोगों की शब्दावली में अंग्रेजी के ढेरों शब्द जो है पाए जाते हैं। इसमें से जो कुछ साधारण जनता के बीच भी प्रचलित हैं, जिसमें बहुत से जैसे तुर्की भाषा के शब्द हैं कुली, कैची, बहादुर, ताश, तोप, ये जो हैं तुर्की भाषा के शब्द हैं। उर्दू शब्द भी तुर्की भाषा का शब्द है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है। और हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है और हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी विकल्प बताते हैं इसका। विकल्प में है विचार कौस्तुभ, विचारमणि, विचार वैन या फिर विचार विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ था चिंतामणि। चिंतामणि सर्वप्रथम विचार विधि नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि के 3 भाग हैं। तीसरे भाग का संपादन भी नामवर सिंह ने किया है। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध हैं जैसे भाव या मनोविकार, इनके जो ये सब निबंध हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, क्षोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या और भय, नहीं ईर्ष्या अलग है, भय और क्रोध। कविता क्या है, कविता क्या है यह इनका निबंध है, इसको ध्यान में रखना है। ये सभी जो रचनाएं हैं यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है। तो विकल्प में है भामा, राजशेखर, रुय्यक या फिर आनंदवर्धन। किसने किया है, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है। तो वो किए हैं, वो हैं रुय्यक ने। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, रुय्यक जी ने किया है। अगला प्रश्न है काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है। तो विकल्प में है वामन ने, महिम भट्ट ने, मम्मट ने या फिर आनंद वर्धन ने। तो काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ करने वाले जो हैं आचार्य वो हैं वामन। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा वामन। अगला प्रश्न है रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है। तो विकल्प में है भामा, रुद्रट, आनंदवर्धन या फिर अभिनव गुप्त। तो रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध करने वाले आचार्य हैं अभिनव गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 अभिनव गुप्त। रस का स्वरूप स्पष्ट करते हुए
अभिनव गुप्त ने यह प्रतिपादित किया है कि रस नाटक या काव्य रचना का कोई एक अंग या तत्व नहीं है, अपितु वह समस्त रचना में व्याप्त सर्वांगीण तत्व है। जिस प्रकार हम जीवित व्यक्ति के शरीर में प्राण को उसका कोई एक अवयव या तत्व नहीं मान सकते, उसी प्रकार रस भी काव्य का कोई विशेष अवयव या तत्व नहीं कह सकते हैं। ये विचार है अभिनव गुप्त के। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो विकल्प में है इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि या फिर आंधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला इंद्रजाल। इंद्रजाल में यह संकलित है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानियों में है आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, आंधी, वेड़ी, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुआ, इंद्रजाल। ये सभी जो हैं जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियां हैं। यह व्यक्ति केंद्रित कहानियां हैं। अगला प्रश्न है सतह से उठता आदमी की विधा बताना है। यह किस विधा की रचना है और यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है काव्य, कहानी, नाटक या फिर नाट्य काव्य। तो सतह से उठता आदमी की विधा जो है यह कहानी विधा की रचना है। और यह किसकी रचना है? तो सतह से उठता आदमी जो है गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया कहानी विधा की रचना है। मुक्तिबोध के अन्य प्रमुख रचनाओं में है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक, धूल, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, भूल गलती। तार सप्तक के कवि हैं ये। कामायनी एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष। ये इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वेड़ी संहार नाटक का अंगी रस है। कौन सा रस है इसमें? तो विकल्प में है वीर, श्रृंगार, रौद्र या फिर शांत। तो वेड़ी संहार नाटक का अंगी रस जो है वीर रस है। विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, वीर। इसके नाटककार हैं इस रचना के भट्ट नारायण। इस नाटक में 6 अंक हैं। इसमें भीम द्वारा द्रौपदी के वेड़ी संहार, वेड़ी को संवारने या बांधने का वर्णन है। वेड़ी में होता है चोटी। अगला प्रश्न है विधि क्या है? तो विकल्प में है वृत्ति, संधि, अभिनय या फिर रूपक। तो विधि जो है एक रूपक है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, रूपक है यह एक प्रकार का। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद है, क्या है? तो विकल्प में है लक्ष्मी, विभु, शिव या फिर श्री। तो किरातार्जुनीयम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद लक्ष्मी है। यह महाकवि भारवी की संस्कृत साहित्य ग्रंथ है। यह जो है रचना महाकाव्य में बृहत्त्रयी में आता है। किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी में इसकी गणना होती है। इस ग्रंथ का जो है आरंभ श्री शब्द से तथा सर्गांत श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें पूछा है अंतिम पद है तो श्री हो जाएगा। प्रथम पद जो है यह श्री से शुरू होता है, लक्ष्मी से अंत होता है इसका। अगला प्रश्न है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? तो विकल्प में है कठ, छंदोग्य, प्रश्न या फिर मुंडक। तो यह कठ लिखा हुआ और कठोपनिषद हो सकता है यह।
विकल्प ए पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा, कठोपनिषद। अगला प्रश्न है सहसा विदधित न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना है कौन? तो विकल्प देख लेते हैं इसका, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम या फिर कुमार संभवम। सहसा विदधित न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना भारवी की किरातार्जुनीयम है। यह भारवी का अति प्रिय श्लोक था। यह भारवी जी का प्रिय श्लोक है, ये भी याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस श्लोक को उन्होंने अपने शयन कक्ष में लगा रखा था। किसी समय पत्नी की आवश्यकता के लिए उन्हें एक वणिक से कुछ ऋण लेना पड़ा था और धरोहर के रूप में उन्होंने सहसा विदधित न क्रियाम श्लोक रख दिया। उसका वास्तविक नाम दामोदर था और भारवी उनकी उपाधि थी। इनका वास्तविक नाम क्या था? दामोदर था। भारवी उनकी उपाधि है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हे प्रभु में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? तो विकल्प में है वृद्धि, दीर्घ, गुण या फिर संप्रसारण। तो हे प्रभु में प्रभु शब्द में जो है संप्रसारण विधि है, विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुजित धवलतापि सरा गैव भवति यूनाम दृष्टि है, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? तो विकल्प में है नीति शतकम, उत्तरामचरितम, कादम्बरी शुकनासोपदेश या स्वप्न वासव दत्तम। तो यह जो है सूक्त जो है कादम्बरी से संबंधित है, विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, कादम्बरी शुकनासोपदेश। अगला प्रश्न है वेत्सि आख्यात पद में कौन सा लकार है? तो विकल्प में है लट, लोट, लुट या फिर लंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 लट लकार है इसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द में नए तत्पुरुष समास कौन सा है? तो विकल्प में है रोग मुक्त, राजपुरुष, अभाव या फिर पुत्रहितम। नए समास बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभाव, विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें नए तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है सही जोड़ी कौन है? तो विकल्प में है रमायाम प्रथमा बहुवचन, गौर्याः पंचमी एकवचन, वारिणी द्वितीय द्विवचन, गावा षष्ठी एक वचन। सही जोड़ी कौन सा है? तो गौर्याः पंचमी एक वचन होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। ये इसका सही जोड़ी है। अगला प्रश्न है दो धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो क्या होगा? दोछी, दोही, दुग्धसी या दुहसी। कौन सा उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो दो धातु के लट लकार परस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा दोछी। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा दोछी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? 70 नंबर का यह प्रश्न है। तो विकल्प में है मातरम नीलीयते कृष्ण,
मातरी नीलियते कृष्ण, मातुर नीलियते कृष्ण या फिर मात्रा नीलियते कृष्ण। तो शुद्ध बताना है वाक्य कौन सा है, तो विकल्प तीसरा इसका शुद्ध वाक्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा भाव वाक्य है, ये बताना है। तो सहगृहं गतवान, तेन गृहं गतम, सह गृहं अगच्छत, तेन गृहं गतानि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, भाव वाक्य है यह। अगला प्रश्न है, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है, तो विकल्प में है वर्ण का, मात्रा और वर्ण का, मात्रा का या फिर वर्ण की लघुता का। तो वर्णिक छंदों में जो है वर्ण का विचार होता है, विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण का। लय, विराम, तुक, मात्रा ये सभी जो है वर्ण आदि के नियमों में बंधी पंक्तियाँ छंद कहलाती हैं। तो वर्णिक छंद में जो है वर्णों का पर विचार होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला। अगला प्रश्न है, कर्माता ही प्रकृत कृपणावश्चतना चेतनेषु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, तो विकल्प में है नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, मेघदूतम या फिर रघुवंशम। तो यह ग्रंथ जो है, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, तो यह मेघदूतम से ली गई है। विकल्प थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाण का पर्याय है कौन सा, इसमें है जो बाण का पर्याय है अर्ची, उर्वी या फिर आशुग। तो बाण का पर्यायवाची होगा आशुग, विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, तो विकल्प में है राउलवेल, व्यक्ति उक्ति प्रकरण, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर या फिर कुवलय माला। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है यह व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है, सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन है, तो विकल्प में है किशन पटनायक, रमेश उपाध्याय, पंकज बिष्ट या फिर नीलाभ। तो सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक नीलाभ जी थे, विकल्प 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है, यह किस तरह का है ब वर्ण, तो आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य होगा दंत्य, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष और निरनुनासिक। तो विकल्प दूसरा इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। कंठ, ताल, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ध्वनि की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत होती है उन्हें घोष कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं, तो विकल्प में है स्वर, काल, स्थान, संवाद या फिर नाद। 5 बताना है इसमें, 5 आधार कौन कौन से हैं, तो स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं,
तो उसमें है स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी अतिशयोक्ति है? तो विकल्प में है असंबंधातिशयोक्ति, संबंधातिशयोक्ति, अक्रमातिशयोक्ति या फिर अत्यंतातिशयोक्ति। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्रमातिशयोक्ति। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, अक्रमातिशयोक्ति। अगला प्रश्न है, जहाँ पर कार्य कारण एक साथ घटित दिखाया जाए वहाँ पे अक्रमातिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ कारण उपस्थित होने से पूर्व ही कार्य का संपन्न होना वर्णित किया जाए वहाँ पे अत्यंतातिशयोक्ति कही जाती है। संबंध रहने पर भी युक्तिपूर्ण कथन द्वारा असंबंध प्रकट रखना जो है संबंधातिशयोक्ति होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति जो है असंबंधातिशयोक्ति की होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, झुके कूल सो जल पर मन हित मनहु सुहाय। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प में है उत्प्रेक्षा, वृत्त्यानुप्रास, अर्थालंकार या फिर स्वभावोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होगा इसमें? तो तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में जो है वृत्त्यानुप्रास होगा। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास। अगला प्रश्न है, जिहि सुमिरत सिद्धि होय, गेन नायक करिवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोय, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद बताना है, तो इसमें कौन सा छंद है? तो विकल्प देखते हैं। विकल्प में है दोहा, सोरठा, बरवें और रोला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2, सोरठा है इस पंक्ति में जो है। यह मात्रिक अर्धसम छंद है। इसके विषम चरणों में प्रथम एवं तृतीय चरणों में 11-11 मात्राएं, सम चरणों में अर्थात द्वितीय एवं चतुर्थ चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।